है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। और अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब, जुनून इश्क पार्ट नंबर 61। इरफा बहुत डरी हुई होती है और अहमद उसे मज़ीद डरा रहा होता है। अहमद उसके मज़ीद करीब आने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे लगता है कि ऐसे नहीं। फिर वो उससे दूर चला जा रहा होता है तो इरफा को थोड़ी सांस में सांस आती हो और वह इरफा को अपनी उंगली के इशारे से ये हुक्म सादिर करता है कि जहीं हो वहाँ रुक जाओ और यहाँ से कुछ सोचकर कहीं कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस रूम में कैमरास लगा चुका हूँ और तुम्हारी नकलो हरकत पर मेरी पूरी नज़र रहेगी। अहमद, आप कभी भी ऐसे तो नहीं थे। अच्छा, कह रहे थे हम आपसे, कहाँ आपको हम पर भरोसा था। अब इस अनजान इलाके में रहकर डर लगता है ना आपको। कोई बात नहीं इरफा, अपनी फ्रेंड की शादी देखनी है ना आपने। चलो हम कराची वापस चलते हैं। इरफा को तो यकीन नहीं आ रहा था कि अहमद उसे कराची वापस ले क्यों जाना चाहता था, क्योंकि इरफा को तो लगा था कि अहमद तो उसके पूरे इरादे भाप चुका है और अगर वो बदल चुका है तो फिर वो उसे क्यों ले जा रहा है। अहमद के इरादे समझ पाना इरफा के लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। अहमद कह कुछ रहा था, कर कुछ रहा था, इरफा के समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा था। अब अगला कदम उसका क्या होने वाला था ये तो वही जानता था। इरफा हर चीज़ से अनजान थी। इरफा दिल ही दिल में बस यही दुआ कर रही होती कि अहमद को कोई ऐसा काम आ जाए जो वो रूम में आना भूल जाए, क्योंकि अहमद इरफा को इस बार कहीं जाने नहीं देना चाहता था और अब उसकी दीवानगी की आखिरी हद तक उसे दिखाने पर उसे कायल कर चुका था। इरफा को यह डर था कि अगर अहमद रूम में आ गया और उसने उसके साथ कुछ कर लिया तो इरफा क्या ही कर सकती थी, क्योंकि इरफा उसके साथ इस रिश्ते में मज़ीद आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी, बल्कि इस रिश्ते से ख़ुद को आज़ाद करना चाहती थी। अब अहमद के दिए गए तोहफ़े और उसकी सारी चीज़ें उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पाँव और हाथों में ज़ंजीर बन चुकी है और वो अभी चाह कर भी दूर नहीं जा सकती। तभी इरफा को अहमद के बाबा की दी हुई वार्निंग याद आती है कि बहुत ही जल्द तुम्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। अब इरफा को यही लग रहा होता है कि किसी तरह अंकल से बात की जाए ताकि अहमद की इन सारी चीज़ों से बचा जा सके। लेकिन अहमद दूसरे रूम में जाता है, वहाँ से वाइन की बोतल ले आता है और आराम से एक दो ग्लास पीने के बाद उसे याद आता है कि हाँ, इरफा के रूम में जाना चाहिए। पर फिर वो सोचता है कि नहीं, इतना आज के लिए उसका डरना काफ़ी है, मज़ीद चीज़ें आज रात के लिए रख लेते हैं। अहमद आराम से पूरी आधे घंटे तक ड्रिंकिंग करने के बाद बॉटल लेकर रूम में आ जाता है। जब वो रूम में दाखिल होता है तो वो देखता है यहाँ कि इरफा कहीं भी नहीं है। फिर जब वो सामने बालकनी की तरफ देखता है तो वहाँ इरफा होती है और वो धीरे धीरे चलते चलते उसके करीब जा रहा होता है लड़खड़ाते कदमों के साथ। क्या हुआ इरफा, यहाँ से क्या सोच रही हो? सोच रही हो कि यहाँ से अगर मैं कूद जाऊँ तो भी मर जाओगी या जिंदा बच जाओगी? पहली बात तो तुम्हें मैं गिरने नहीं दूंगा। सेकेंडली, अगर तुम गिर भी गई तो तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएगी, तुम्हारी जान तो मैं जाने नहीं दूंगा। तुम्हें आखिरी सांस तक अपने साथ रखूँगा और अब मौत ही तुम्हें मुझसे जुदा कर सकती है। अहमद का यह कहना ही था कि इरफा सच में वहाँ से छलांग लगाने जा रही होती है और अहमद बहुत मुश्किल से उसे पकड़ लेता है। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो इरफा? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ, नहीं रह सकती। तुम्हारे साथ रहते रहते मैं मर जाऊँगी। मैं घुट के मरना नहीं चाहती। अहमद उसे फिर से अपने पकड़ के हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है। वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा होता है क्योंकि उस पर अब शराब का नशा पूरी तरह से हावी हो चुका होता है। वो इरफा को पकड़ के फिर से बेड उते बांधने की कोशिश कर रहा होता है और इस बार अहमद की ये कोशिश नाकाम चली जाती है, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंकिंग की होती है और अपने आप पर उसका इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। इरफा को लगता है यही सही वक्त है यहाँ से निकल जाने का, पर फिर वो जाते जाते कुछ सोच कर फिर वापस आ जाती है। इरफा ये सोचती है कि अगर अभी भी मैं ऐसे चली गई तो अहमद को फिर शक होगा और ऐसे ही भागती रही मैं तो इसे दूर जा ही नहीं पाऊँगी
उल्टा इसके ज़ुल्म सितम के पहाड़ और मुझ पर टूट जाएंगे। तो इस बार यही रहेगा कि मैं जाती रही हूँ, मैं यहीं रहती हूँ। इरफा ये थोड़ा फैसला करने के बाद वापस अहमद के करीब जाती है। उसके पाँव में से जूते निकाल कर उसे रेस्ट करने के लिए उस पर कंबल डाल देती है, उसके पाँव बेड पे रख देती है। और फिर अहमद उसी वक्त वो देखती है कि उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं और वो तब उस तरह उसे सैड देखकर बहुत घबरा जाती है। और तब अहमद के फ़ोन पर फिर से कॉल आती है और फिर जब उस कॉल को इरफा पिक करती है तो सामने से आवाज़ किसी लड़की की होती है जो अहमद से रहम की भीख मांग रही होती है और इसे कह रही होती है कि अहमद, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? शादी का वादा करके मुझसे, शादी किसी और से कर ली। तुम्हें लगता है कि मैं किसी और से शादी कर सकती हूँ अहमद? अहमद, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने जिससे भी शादी की है मुझे बस उसके साथ एक बार मिलने दो, बस एक बार। इरफा उसकी बातें सुन के कॉल बंद कर देती है। इरफा को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन हो सकती है। फिर उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है तो उसे लग रहा होता है कि ये शायद वही लड़की है जिसके बारे में बिलाल वहाँ कराची में कुछ बात कर रहा था। इरफा जब अहमद को देखकर उसके दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ होता है। अब वो फिर से ख़त्म होने की कगार में पहुंच जाता है। वो ये नहीं उसके साथ कैसे ही रह सकती थी जो इंसान सबके साथ गेम प्लेट्स करता था। इरफा से बहुत मोहब्बत करता था, सच में मुझसे प्यार करता था क्योंकि उसके साथ रहकर उसे सुकून आता था। वो अपने बचपन के पेन, तकलीफ़ और हर बुरे हालात का सामना करने की उसे स्ट्रेंथ मिल पाती थी। पर इरफा भी तो गलत ना थी। वो भी तो बस अहमद के साथ नॉर्मल सी ज़िंदगी जीना चाहती थी और दिन ब दिन उसकी जो हरकतें सामने आ रही थी, इरफा तो क्या, कोई भी लड़की उसके साथ रह ही नहीं सकती थी। इरफा ने सोचा अगर उस लड़की की ज़िंदगी बचानी है तो उसे बताना पड़ेगा कि अहमद की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो उससे दूर ही रहे तो बेहतर है। लेकिन इरफा ये भी सोच रही होती है कि अगर ये सब कुछ वो अहमद के पीठ पीछे ये बातें करेगी तो अहमद उसे छोड़ेगा भला, उसके लिए उसे सज़ा मुख्तस की गई होगी। इधर इरफा बेचारी तरफ सब कुछ सोचने के बाद अहमद के करीब बेड पर ही सो जाती है सोचते सोचते। और रात के किसी भी है जब अहमद की आंखें खुलती हैं तो यही डर से आंखें खुलती है कि मेरे तो इरफा को रोका नहीं था, कहीं वो चली तो नहीं गई। जब वो इरफा को अपने करीब सोया हुआ देखता है तो वो उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि ये गई तो नहीं है। चलो अब आगे का प्लान शुरू करते हैं। वो उठता है, फ्रेश होने जाता है और फ्रेश होके आकर आराम से अपनी टिकट कंफर्म करने के बाद अपनी पैकिंग वगैरह कर चुका होता है और इरफा सोई हुई होती है। वो गार्ड्स को बोलता है कि सारी चीज़ें आप आराम से गाड़ी पे रख दीजिए। अहमद इरफा को देख रहा होता है कि वो इतनी आराम से सो रही है तो वो उसे उठाता ही नहीं है। वो अपनी सारी तैयारियां करने के बाद इरफा को अपने हाथों पे उठाकर आराम से गाड़ी में बिठा देता है और फिर वो गाड़ी ड्राइव करने लग रहे होते हैं। और जब वो एयरपोर्ट तक पहुंचता है तब भी इरफा की आँखें ठीक से खुल नहीं पा रही होती है क्योंकि इतनी टेंशन लेने के बाद और इतना कम नींद सोने के बाद उसे सर में इतना दर्द हो रहा था उसकी आंखें तक नहीं खुल रही थी। जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है, थोड़ा बहुत नींद से निकलती है तो वो अहमद की तरफ देखती है कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। तो अहमद उसे कहता है आधा घंटा वेट कर, बस हम एरोप्लेन में बैठ जाएंगे और फिर हम अपने घर, तब तक तुम ना एरोप्लेन में सो जाना। सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद जब वो एरोप्लेन में बैठ जाते हैं तो इरफा को फिर से नींद को खुमार होता है तो अहमद के कंधे पर ही सर रख कर सो जाती है। अहमद उसे देखकर बहुत मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसके हिसाब से कम इरफा ने उसे कुछ कहा तो नहीं, उसे इस काबिल तो समझा कि अब उसके थोड़े बहुत करीब तो आ रही है। पर इरफा के पास अहमद के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था और वहाँ वो किसी को जानती भी तो नहीं थी। इरफा वहाँ सिर्फ इसीलिए ही गई थी क्योंकि अहमद उसे ज़बरदस्ती ले गया था और अब वापस भी ऐसे ही आ रही थी जैसे वो ज़बरदस्ती ले आ रहा हो। मतलब इरफा का कहीं तो दिल था ही नहीं, बस वो इस रिश्ते में खुद को घसीटे जा रही थी जिसमें था उसका दिल था। पर
वो कर ही क्या सकती थी। जब उसकी फ़्लाइट उसके शहर तक पहुंचती है तो इरफा थोड़ी सी टेंस हो जाती है और वो आराम से दूसरी गाड़ी में इरफा को कहता है कि आप बैठ जाओ, हम सीधा घर रवाना हो रहे हैं। और फिर जब इरफा को कुछ समझ में आता इससे पहले उसे अहमद कहता है तो फिर से मेरे कंधे पे सर रख के सो जाओ। इरफा को भी थोड़ा सा लो फील हो रहा होता है, वो उसके कंधे पे सर रख के सो जाती है। रास्ते में अहमद रेस्टोरेंट तक गाड़ी रुकवाता है और वहाँ नाश्ता करने के लिए वो रुक जाते हैं। इरफा की आंखें ही नहीं खुल रही होती है। वहाँ एक लड़का इरफा को छेड़ने की कोशिश करता है और इरफा बहुत डर जाती है। हर जब वो डर के मारे अहमद के मज़ीद करीब हो रही होती है तो वो शख्स और भी ज़्यादा इरफा को तंग करने लग जाता है। और अहमद की नज़र जब पड़ती है उस शख्स पर जो इरफा को इस तरह से तंग कर रहा था, फिर वो उसे देखने के बाद इरफा को कहता है कि तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ और उस इंसान को कहता है कि तुम्हें इसे तंग करने में कोई मज़ा आ रहा है। तो वो शख्स बड़ी डटाई के साथ बोल रहा होता है। हाँ, अहमद उसका हाथ पकड़कर उसे इतना मारता है कि उसका हाथ ही तोड़ देता है। आज तो तुमने हाथ लगाया तो हाथ तोड़ा है, कल आस पास भी इसके दिखे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हें पता है तुम किससे पंगा ले रहे हो। उसके बाद अहमद उसके बारे में सारी डिटेल्स पता करवा के उसे उस जॉब से भी निकलवा चुका होता है। और अहमद ये हुक्म सादिर करता है कि अब कोई भी उसकी वाइफ को गलत नज़र से नहीं देख सकता और अगर कोशिश भी की तो उसका अंजाम वो खुद ही देख लेगा। अहमद उस लड़की को मार रहा होता है तो इरफा बहुत ज़्यादा डर जाती है। इस कदर वो डिप्रेशन में चली जाती है कि उसे तो इकट्ठे के लिए तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। वो आज तो नाश्ता करनी थी लेकिन वह इतनी डर जाती है कि वो नाश्ता भी नहीं कर पा रही होती है। और अहमद उसे अपने हाथों से कह रहा होता है कुछ ना कुछ तो खा लो इरफा। इरफा को समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो इस शख्स ने इतना मारा उस शख्स को और अब आराम से खाना भी खा रहा है। फिर इरफा को याद आता है जब दादी की डेथ हो जाती है तब भी अहमद इतनी तरह से आराम से ही बैठा हुआ था। इरफा को तो अहमद से ही शदीद खौफ आने लगता है। अहमद उसे आंखें दिखाकर कहने लगता है कि जो होना था उसे भूल जाओ, अभी आराम से सैंडविच खा लो कि थोड़ी सी कॉफ़ी पी लो, अब फिर घर के लिए रवाना होते। इरफा अहमद से डरकर थोड़ा बहुत खाती है। उसके बाद वहाँ से जब जा रही होती है तो अहमद उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि एक मिनट, तुम कब से आई हो तो मेरा हाथ पकड़ के ही चल रही हो, अब ऐसे कैसे जा रही हो। अहमद उस पर हुक्म सादिर करता है कि तुम मेरे हाथ में अपना हाथ आराम से लेकर चल सकती हो, ठीक है, मैं तब तक कोई मुसीबत नहीं आने दूँगा। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ जैसा भी बिहेव करूँ लेकिन किसी को कोई हक नहीं कि तुम्हें वो हर्ट करे, क्योंकि ये हक सिर्फ मेरा है। अहमद जब घर पहुँचता है तो वह देखता है कि उनके पापा बाहर बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं, तो वो अपने पापा से थोड़ा हाय हेलो करता है। और इरफा जब वहाँ पर बैठ रही होती है तो इरफा को कहता है कि तुम जाओ रूम में और सो जाओ, तुम थकी हुई हो, कल से तुम तो ठीक से कुछ नहीं खाया, तुम जाओ नींद सो जाओ। इरफा का उतरा चेहरा देखकर अहमद के बाबा फ़ौरन ही समझ जाते हैं कि कोई बात ज़रूर हुई है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। उस वक्त इरफा वहाँ रूम में सोने चली जाती है और अहमद अपने नौकरों को कह देते हैं कि रात तक मेरा जो फार्म हाउस है दूसरा, उसका रूम आराम से दुल्हन बना के रेडी रखना उस रूम को, क्योंकि आज रात में और इरफा उस घर में जा रहे हैं। ये वही घर था जब अहमद इरफा को तब ले गया था जब उसने उसका दिया गया सूट को आग लगा दी थी और वो बहुत डर रही थी। और फिर शाम को अहमद ड्रिंकिंग कर रहा था और इरफा को एक वेस्टर्न सूट दिया था पहनने के लिए और उसके साथ डांस करना चाह रहा था। तब एक रूम था जब अहमद ने कहा था कि तुम यहाँ नहीं जा सकती। अब अहमद उसी रूम को तैयार करने की बात कर रहा था। इरफा आराम से सो रही होती है और अहमद कमरे में दाखिल होता है। पहले तो वो इरफा से मुखातिब होता है, इरफा इरफा। जब कोई जवाब नहीं आता तो वो इरफा के करीब जाकर उसके चेहरे से बालों को दूर करते हुए उसे कह रहा होता है कि आज रात सिर्फ तुम मेरी दीवारगी की वो हद देखोगी इरफा जो अब तक तुमने कभी भी नहीं देखी। आज रात तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें
मोहर भी लगा दूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। बहुत हो गया इंतज़ार, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता इरफा। इरफा बहुत डर जाती है और इरफा को इतना डर लग रहा होता है कि वो तकिए पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही होती है। जब अहमद उसका हाथ का ये रवैया देखता है तो फिर वो कहता